अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आपका ये फिजियोलॉजी का लेक्चर है और हमने जो है वो सारे आरबीसीज और ये सब कर लिया था। ठीक है, तो आज हम ना, क्योंकि हमने उसको ख़त्म कर लिया था, एनीमिया हमें पढ़ना है। ठीक है, हालांकि मैं एक दो लेक्चर्स दे चुकी हूँ एनीमिया के, लेकिन वो केस डिस्कशन करके मैंने किया था। तो अब देख लें आप जो मतलब फर्स्ट ईयर बीटीएस या एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको अच्छे से फिजियोलॉजी में पूरी एनीमिया की बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं पूछूं डेफिनेशन, तो हमेशा गलत बता रहे होते हैं लोग। देखें कितनी मतलब मुझे होता है कि भाई एक चीज़ की सही से आप समझ तो लेना, फिर अपने अल्फाज में बयान करें उसको। तो एनीमिया का मतलब क्या है? डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड विच कैन बी कॉज्ड by either too few red blood cells or too little hemoglobin in the red blood cells। यानी कि दो चीज़ें आपने बतानी है। हीमोग्लोबिन की कमी है एनीमिया, जो किस वजह से हो सकती है? या तो सेल का नंबर कम हो गया रेड ब्लड सेल का, या फिर रेड ब्लड सेल का नंबर अगर नहीं भी कम हुआ है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो गई। तो दोनों चीज़ें एनीमिया है। ठीक है, अच्छा, रेड ब्लड सेल इंडाइसिस, जो आप जाहिर बात है कि जब पेशेंट को आप कहते हैं कि भाई एक कंप्लीट पिक्चर ऑफ ब्लड करा के लाए, तो उसमें आपको आना चाहिए ना कि क्या चीज़ आपने देखनी है जो आपको बता रही है कि एनीमिया है, तो वो किस टाइप का है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है ना वो आपकी गाइडेंस फिजियोलॉजी में नहीं दी हुई है, लेकिन वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो आप जब थर्ड ईयर में मेडिसिन पढ़ना शुरू होंगे तो जाहिर है आपको जब तो पढ़ना ही होगा, तो अभी आप देख लें तो क्या बात हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर आपको पूरा आ जाएगा। सेवरल इंडाइसेस आर रूटीनली रिपोर्टेड इन अ कंप्लीट ब्लड काउंट टू कैरेक्टराइज द रेड सेल मास। द साइज ऑफ टोटल रेड ब्लड सेल मास इज डिस्क्राइब्ड बाय थ्री वेरिएबल्स। एक तो हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन से, नंबर वन इट इज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ठीक है, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। नंबर टू हेमाटोक्रिट होती है, HCT से उसको डिनोट करते हैं, और पैक्ड सेल वॉल्यूम, PCV। इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स टू द वॉल्यूम ऑफ होल ब्लड। यानी होल ब्लड में तो प्लाज्मा भी है ना, और सेल्स भी हैं, रेड ब्लड सेल्स भी हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी हैं, ल्यूकोसाइट्स भी हैं। अब हेमाटोक्रिट क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द होल ब्लड। ठीक है, उसमें कितना है उसको कहते हैं हेमाटोक्रिट। रेड ब्लड सेल काउंट, अब ये भी आपने करनी है ना, तो ये तो आपका प्रैक्टिकल है। रेड ब्लड काउंट आप माइक्रोस्कोप के नीचे फिर वो करते हैं। इट इज द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स पर लीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, मीन सेल वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, MCV उसको एब्रीविएट करते हैं, कैपिटल। द एवरेज साइज ऑफ अ रेड सेल इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग द मीन सेल वॉल्यूम which is the average volume of a single cell expressed in femtoliters, FL इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो MCV is calculated by dividing the hematocrit by the red cell count। अब ये चीजें आपको नहीं करनी है, ना कोई आपसे इम्तिहान में पूछ रहा है, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको मीन सेल वॉल्यूम जो है ना पता चल जाए कि रेड सेल का जो वॉल्यूम है या साइज है वो नॉर्मल होना चाहिए। अगर कम है MCV तो भाई उसका साइज छोटा है, बड़ा है MCV तो उसका साइज बड़ा है। ठीक है, जो एबनॉर्मल है। MCV लेस देन 80 फेम्टोलीटर्स इंडिकेट्स दैट रेड ब्लड सेल्स आर स्मॉल, और स्मॉल रेड सेल्स को हमेशा हम कहते हैं माइक्रोसाइट्स। ठीक है, और अगर MCV ग्रेटर देन 100 फेम्टोलीटर्स आ रहा है तो इट इंडिकेट्स दैट रेड सेल्स आर लार्ज, जिसको हम कहते हैं मैक्रोसाइट। छोटों को कहते हैं माइक्रोसाइट, बड़े को कहते हैं मैक्रोसाइट। ठीक है, तो यह चीज आपको आनी चाहिए। यानी इसका मतलब ये हो गया कि 80 से 98 तक MCV अगर है तो वो नॉर्मल है। अगर आप रिपोर्ट देखें उसमें 80 से और 98 तक आ रहा है तो नॉर्मल है। ठीक है, 80 से कम आ रहा है यानी कि 64 आ रहा है, 72 आ रहा है, तो ये सब माइक्रोसिटिक एनीमिया बता रहे हैं। अगर जो है वो 104 आ रहा है, 102 आ रहा है, 110 आ रहा है, तो ये मैक्रोसिटिक एनीमिया होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर दूसरे वेरिएबल्स मैं आपको नहीं बता रही हूँ, अभी इतना समझ लें कि MCV ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ब्लड स्मीयर भी हम फिर करते हैं।
As a complement to cell indices, a blood smear is viewed under the microscope to investigate variations in cell size and cell shape, which can indicate errors in red cell maturation. जो हमने हीमोपोइसिस की थी ना, यानी कि इरिथ्रोपोइसिस, ये सारे स्टेप्स आपको आने चाहिए, क्योंकि आप फिर कैसे आपको पता चलेगा स्मेयर में नॉर्मल सेल आ रहे हैं कि एबनॉर्मल. A reticulocyte count is determined in patients with anemia to assess the rate of red cell production. अब हमने जब इरिथ्रोपोइसिस पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो मैच्योर होने से पहले की बिल्कुल जो फॉर्म होती है ना, वो होती है रेटिकुलोसाइट. रेटिकुलोसाइट जो है वो आ जाता है पेरिफेरल ब्लड में थोड़ा सा, और फिर फौरन मैच्योर हो जाता है वो सर्कुलेशन में. ठीक है, तो रेटिकुलोसाइट काउंट जो है ना हमेशा नॉर्मली 1% से कम होती है, यानी कभी बोन मैरो इतने रेटिकुलोसाइट नहीं पेरिफेरी में लाता रहता कि उसकी काउंट कभी 1% से ज्यादा नहीं होती नॉर्मली. अगर मैं अपना कराऊं और मुझे कोई डिजीज नहीं हुई है तो मेरा 1% से कम ही आएगा. ठीक है, तो ये नॉर्मल है. लेकिन अगर आप उस स्मेयर में देखें कि रेटिकुलोसाइट काउंट 4% आ रही है, तो भाई ये तो अलार्मिंग है, ये तो फिर क्यों हो रहा है ऐसा. तो इसका मतलब ये होता है कि रेड सेल प्रोडक्शन जो है ना वो ज्यादा हो रही है, यानी कि बोन मैरो में आरबीसी जल्दी जल्दी बन रहा है, तो वो जल्दी जल्दी वो निकाल रहा है उनको पेरिफेरी में. तो इसलिए रेड सेल प्रोडक्शन क्यों ज्यादा होगी, जाहिर है कि डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे वो. जब रेड सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या कम हो रहे हैं तो बोन मैरो उसको रिप्लेस कर रहा है, अगर बोन मैरो सही काम कर तो. ठीक है, तो वो हिमोलिसिस को डिनोट करेगा. आगे चल के हम और देख लेंगे. Establishing the cause of anemia requires other studies, including measurement of the nutrients required for the hemoglobin synthesis. हम पढ़ चुके हैं hemoglobin synthesis के आयरन की जरूरत है उसमें, मैचुरेशन ऑफ डीएनए के लिए विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की जरूरत है, तो ये सब इसमें अप्लाई होगा. तो hemoglobin synthesis particularly iron, vitamin B12 and folic acid. ठीक है, when defects in red blood cell production are indicated, the aspirate of bone marrow may also be studied. मतलब ये कि एनीमिया किस किस्म का है वो फिर जाके आपको अगर हो तो बोन मैरो की बायोप्सी तक करनी पड़ जाती है देखने के लिए कि भाई क्या मसला है, क्यों नहीं बन रहे रेड सेल. अब रेड सेल इंडाइसेस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखें सबको ये मतलब फिंगर टिप में होनी चाहिए ना कि हीमोग्लोबिन एडल्ट मैन में कितनी होती है, वुमेन में कितनी होती है, हेमाटोक्रेट कितना होता है, आरबीसी का नंबर कितना होता है. इसके तो प्रैक्टिकल भी आपने करना है, तो मतलब ये तो आपको सारी जिंदगी देखना ही देखना है ना रिपोर्ट में. तो हीमोग्लोबिन देख लें, एडल्ट मैन में होती है 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर, एडल्ट वुमेन में 11 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर. याद कर ले उसको मुंह जुबानी. हेमाटोक्रेट एडल्ट मैन में 40 to 54 है, क्योंकि उनके ब्लड सेल ज्यादा है तो जाहिर है कि उनका रेशो ज्यादा होगा. ठीक है, एडल्ट वुमेन में 34 to 46%. आरबीसी काउंट एडल्ट मैन में 4.5 to 6.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, एडल्ट वुमेन में 3.9 to 5.6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर. ठीक है, ये सब अच्छे से याद कर लें. मीन सेल वॉल्यूम 80 to 90 लिखा हुआ है, लेकिन 98 कर लीजिए प्लीज. 80 to 98 फेम्टोलीटर्स. मीन सेल हीमोग्लोबिन ये मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन ये भी एक चीज होती है, 27 to 33 पिकोग्राम. मीन सेल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन 30 to 35 ग्राम पर डेसीलीटर. अगर ये दोनों चीजें आपको नहीं भी याद है कोई बात नहीं, मीन सेल वॉल्यूम जरूर याद रखें. ठीक है, जनरल कॉजेज ऑफ एनीमिया. अब एक्सेलरेटेड ब्लड loss of red blood cells stimulate the red blood cell production, increasing the production of reticulocytes in the circulating blood. जब भी blood loss होगा ना, हमें पता है कि hemostasis के लिए अल्लाह मियां ने जो है निजाम बनाया हुआ है कि वो रेड सेल प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है बोन मैरो में. कैसे, इरिथ्रोपोइटिन आने लगता है किडनी से क्योंकि हाइपोक्सिया हो रहा है. ठीक है, तो ज्यादा बनने लगेंगे रेड ब्लड सेल्स और रेटिकुलोसाइट फिर ज्यादा आने लगेंगे पेरिफेरी में. Anemia caused by inadequate red cell production is characterized by reduced reticulocyte count. अब अगर सेल प्रोडक्शन ही कम हुई भी है तो रेटिकुलोसाइट काउंट तो नहीं बढ़ेगी ना, वो तो उस वक्त बढ़ेगी जब सेल ज्यादा बन रहे होंगे, नॉर्मल काम कर रहा होगा. बोन मैरो में ही अगर कोई मसला हो गया, वो बना ही नहीं रहा, तो रेटिकुलोसाइट काउंट कहां से आएगी, मतलब रेटिकुलोसाइट कहां से आएंगे. तो अगर रेटिकुलोसाइट काउंट आपको पेरिफेरी में 1% से ज्यादा मिल रही होती है ना, तो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि टूट रहे हैं शायद, इसलिए जल्दी जल्दी रिप्लेस हो रहे हैं. ठीक है, यानी कि हेमोलिसिस हो रही है.
अच्छा, हमने अब अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी क्लासिफाई किया है एनीमिया को। एक तो है ब्लड लॉस एनीमिया, दूसरा है एप्लास्टिक एनीमिया, तीसरा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और चौथा है हेमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, तो अब बारी बारी हम देख लेते हैं। ब्लड लॉस एनीमिया नंबर 1, आफ्टर रैपिड हेमोरेज, अगर तेजी के साथ हेमोरेज हो गया, द बॉडी रिप्लेसेस द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द प्लाज्मा इन 1 to 3 days, बट दिस लीव्स अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जाहिर बात है कि रेड ब्लड सेल तो नहीं बन जाएंगे इतनी जल्दी, लेकिन जो उसका प्लाज्मा है वो होम्योस्टेसिस से हो जाएगा 1 to 3 days में, उतना ही। If a second hemorrhage does not occur, the red blood cell concentration usually returns to normal within 3 to 6 weeks. उसमें 3 to 6 weeks लगते हैं, ठीक है, और 1 to 3 days प्लाज्मा रिप्लेस हो जाता है। एंड क्रॉनिक, वो उस सूरत में अगर दोबारा हेमोरेज ना हो। क्रॉनिक ब्लड लॉस में यानी कि थोड़ा थोड़ा ब्लड लॉस हो रहा है कहीं से और वो बहुत लंबे अरसे से हो रहा है, तो इनफ आयरन कैन नॉट बी एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन टू फॉर्म हीमोग्लोबिन एज रैपिडली एज इट इज लॉस्ट। वो तो अपनी रफ्तार से एब्जॉर्ब होता रहेगा ना आयरन, तो वो लैग कर जाएगा। इतना जितना ब्लड लॉस हो रहा है उतना आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा कि वो बनाए। तो रेड सेल्स आर देन प्रोड्यूस दैट आर मच स्मॉलर देन नॉर्मल एंड हैव टू लिटिल हीमोग्लोबिन इनसाइड देम, गिविंग राइज टू माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। यानी कि एमसीबी उसका फिर कम होने लगेगा ना, क्योंकि आयरन ही कम है उसमें। नंबर 2, एप्लास्टिक एनीमिया। ए से मतलब होता है नहीं है अगर कोई चीज, तो उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम ए से डिनोट कर देते हैं। अगर ए लगा दिया, ए प्लेजिया, इसका मतलब प्लेजिया का मतलब है प्रोडक्शन, ए प्लेजिया कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो ए प्लास्टिक एनीमिया का मतलब है बोन मैरो से ही, शायद बोन मैरो से प्रोडक्शन नहीं हो रही। बोन मैरो एप्लेजिया मीन्स लैक ऑफ फंक्शनिंग बोन मैरो सेल, यानी कि स्टेम सेल्स, प्लूरीपोटेंशियल स्टेम सेल्स, जो सारी सेल लाइंस को जो है वो उसको बनाते हैं, वो ही कम हो गए हैं या डिस्ट्रॉय हो गए हैं, डैमेज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन एक्सपोज टू गैमा रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट कैन सस्टेन कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन मैरो फॉलोड इन अ फ्यू वीक्स बाय लीथल एनीमिया। लीथल यानी कि फेटल। Likewise, excessive X-ray treatment, certain industrial chemicals and even drugs can cause the same effect. तो इसमें क्या होता है कि पर्सन को अगर गैमा रेडिएशन यानी कि जैसे हिरोशिमा नागासाकी में जो एटॉमिक बॉम्ब गिराया था अमेरिका ने, तो उसके बाद लोगों के बोन मैरो डैमेज हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। अब तक जो है ना ल्यूकीमिया और पता नहीं क्या क्या चीज़ उनको एप्लास्टिक एनीमिया हो रही होती है, यानी कि बिल्कुल डैमेज हो गया बोन मैरो। ठीक है, अब क्या है कि डैमेज अगर हो गया है तो प्लूरीपोटेंशियल सेल जो थे स्टेम सेल्स वो डैमेज हो गए ना, तो उसमें सिर्फ वो तो प्लूरीपोटेंशियल स्टेम सेल्स तीनों लाइंस को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ल्यूकोसाइट्स की अलग होती है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर ल्यूकोसाइट, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर इरिथ्रोसाइट और कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर थ्रोम्बोसाइट। तो तीनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो तीनों ही नहीं बनेंगे ना। तो ए प्लास्टिक एनीमिया में एनीमिया भी होगा, ल्यूकोपीनिया भी होगा और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो। ठीक है ना, ये तीनों चीजें होंगी। या फिर क्या होते हैं इसकी वजह कि एक्सेसिव एक्सरे रेडिएशन हो गई, ट्रीटमेंट हो गई, तो उससे भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। सर्टेन इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, बेंजीन वगैरह, उनसे भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। फिर बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो माइलो सप्रेशन करती हैं, यानी कि बोन मैरो को सप्रेस कर देती हैं। ठीक है, जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो सारी पढ़ेंगे, मसलन क्लोराम्फेनिकोल, मीथोट्रेक्सेट, और ये सारी दवाएं माइलो सप्रेशन करती हैं, तो इससे हो सकता है। ठीक है, तो इसमें फिर आपको अगर कोई सिनेरियो बनाया उसमें उन्होंने दिखाया कि भाई कोई भी उन्होंने एक्सीडेंटल गामा रेडिएशन बताया कि एक्सपोज हो गया पेशेंट, और फिर उसमें जो है उन्होंने बताया कि उसको इन्फेक्शन भी हो रहा है, ब्लीडिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो नीचे लिख दिया कौन सा एनीमिया होगा, तो भाई जाहिर बात है कि ए प्लास्टिक एनीमिया होगा। ठीक है, अब नंबर 3 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब ये हुआ कि एमसीवी उसका बढ़ा हुआ है। ठीक है, आपने इंडाइसिस कराया, एमसीवी बढ़ा हुआ है, यानी कि 100 से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, उसका बड़ा स्टेप है। तो हमने देखा था कि जब आरबीसी इरिथ्रोपोइसिस हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था कि आरबीसी शुरू में बड़ा होता है, लास्ट सेल्स होते हैं, और फिर छोटा होता है। छोटे से मतलब है नॉर्मल जब होते हैं ना, तो वो इनिशियल स्टेज से छोटा होता है, लेकिन उसे हम नॉर्मल कहते हैं। यानी क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन होता है, वो पहले बड़ा होता है फिर छोटा हो जाता है। हाँ, तो बड़ा जो है ना, अगर बड़ा ही रह गया, यानी कि कोई ऐसी चीज हो गई कि डीएनए सिंथेसिस अरेस्ट हो गई, उसकी नहीं हुई, तो डीएनए सिंथेसिस के लिए हमें क्या चीज चाहिए थी,
विटामिन B12 और फॉलिक एसिड चाहिए होता है। तो हमेशा डीएनए सिंथेसिस के लिए दोनों चीज़ें चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों की कमी की वजह से मैचुरेशन फेलियर एनीमिया या मैचुरेशन अरेस्ट हो जाती है। तो आपको मैक्रोसाइट्स मिलेंगे, यानी कि MCV बड़ा होगा, 100 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको मैक्रोसाइट भी कहते हैं और मेगालोब्लास्ट भी कहते हैं, दूसरा नाम है, यानी मैक्रोसिटिक एनीमिया या फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो लॉस ऑफ आइदर विटामिन B12, फॉलिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर। एक तीसरी चीज इंट्रिंसिक फैक्टर है, अभी हम उसको पढ़ लेते हैं। कैन लीड टू स्लो रिप्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोब्लास्ट इन बोन मैरो, ठीक है। अब एज अ रिजल्ट द रेड सेल रिमेन टू लार्ज विद ऑड शेप्स कॉल्ड मेगालोब्लास्ट, ठीक है। तो वो लार्ज ही रह जाते हैं। दस एट्रोफी ऑफ द, अच्छा फिर क्या है इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? अभी आपने GIT नहीं मैंने पढ़ाया आपको, लेकिन यहीं पे आप समझ लें ताकि आगे जब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो आपको खुद आसानी होगी। इंट्रिंसिक फैक्टर एक फैक्टर है जो स्टमक में बनता है। स्टमक के सेल्स हैं पैराइटल सेल्स, वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा में होते हैं, ठीक है। वहां से ये फैक्टर बनता है। इसका काम क्या होता है? ये विटामिन B12 के साथ बाइंड करता है और जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है फिर ये एब्जॉर्ब होता है इलियम से। बनता वो स्टमक से है लेकिन इलियम से यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करा देता है विटामिन B12 को। और अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं हो तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उसकी कमी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि विटामिन B12 वैसे तो है लेकिन चूंकि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो फिर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो मैक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा। इस वाले एनीमिया को होता ही है मेगालोब्लास्टिक है, मैक्रोसिटिक एनीमिया है, लेकिन इसका स्पेसिफिक नाम है और वो है पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। हम किसी और एनीमिया जो मैक्रोसिटिक हो उसको पर्नीशियस नहीं कहते, हम सिर्फ उस एनीमिया को पर्नीशियस कहेंगे जिसमें इंट्रिंसिक फैक्टर कम होगा। अब इंट्रिंसिक फैक्टर किन चीजों में कम हो सकता है? आप देखें, या तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा की एट्रोफी हो गई, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस उसे कहते हैं। एट्रोफी हो गई है तो जाहिर बात है पैराइटल सेल लॉस्ट हो गए तो नहीं बन रहा। या फिर क्या है, स्टमक की सर्जरी, किसी को अगर स्टमक में कैंसर था, ट्यूमर था, स्टमक निकाल दिया, गैस्ट्रेक्टमी कर दी, तो भी उसमें से पार्ट ही निकल गया जहां से इंट्रिंसिक फैक्टर बन रहा था, तो एनीमिया हो जाएगा। तो फिर ऐसे पेशेंट को इंट्रावीनस एवरी 3 मंथ्स उसको विटामिन B12 के इंजेक्शन मतलब देने पड़ते हैं, ठीक है, देने चाहिए ताकि उसको मैचुरेशन अरेस्ट नहीं हो उसका, ठीक है। Thus, atrophy of gastric mucosa leads to deficiency of intrinsic factor, and vitamin B12 cannot be absorbed from small intestine, resulting in anemia known as pernicious anemia. ठीक है, तो विटामिन B12 कम नहीं होता है, लेकिन इंट्रिंसिक फैक्टर के ना होने की वजह से एब्जॉर्ब ही नहीं होता, क्योंकि उसके लिए एब्जॉर्ब होने के लिए जरूरी है कि वो उससे बाइंड करे, सही है। तो सिर्फ इस वाले मैक्रोसिटिक एनीमिया को हम पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं, बाकी किसी एनीमिया को पर्नीशियस नहीं कहते। 4 हेमोलिटिक एनीमिया। हेमोलिटिक का क्या मतलब है? हीम से मतलब है ब्लड, लिटिक से मतलब है टूट रहा है, यानी कि रेड सेल जब डिस्ट्रॉय ज्यादा हो रहा है तो उसको कहते हैं हेमोलिटिक एनीमिया। डिफरेंट एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द रेड सेल्स, मैनी ऑफ विच आर हेरिडेटरीली एक्वायर्ड, मेक द सेल्स फ्रेजाइल so that they rupture easily as they go through the capillaries, especially through the spleen. अब हमें पता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका जो लाइफ स्पैन है 120 डेज होता है। 120 डेज के बाद वो स्प्लीन में जाके उसके पल्प में फंस के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रेड ब्लड सेल की कोई ऐसी चीज हो जाए कि उनका शेप बदल जाए, यानी कि हमारा जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स है वो तो बाइकॉनकेव है, बाइकॉनकेव होने की वजह से वो कैपिलरी पोर में से आसानी से निकल जाता है। पोर छोटा होता है लेकिन वो स्क्वीज करके निकल जाता है, उसको कहते हैं डायबिटीज, ठीक है। अगर वो स्फेरिकल हो जाए तो जाहिर बात है वो तो जो पोर से निकलने की कोशिश करेगा तो उसी वक्त टूट जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जो रेड ब्लड सेल की जो सेल वॉल है ना उसमें ही जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से या तो वो स्फेरिकल जाते हैं, इसको हम कहते हैं हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस, तो उसमें हेमोलिसिस हो रही होती है, या फिर उसके अंदर हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बन जाए, सिकल सेल एनीमिया जिसे कहते हैं, या थैलेसीमिया, मतलब बहुत सारी चीजों में हेमोलिसिस हो रहा होता है। तो उसको फिर उसमें क्या होगा, हेमोलिसिस होगी जल्दी जल्दी, यानी कि उसका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, आरबीसी का जल्दी टूटेंगे तो बोन मैरो उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, तो उसके नतीजे में रेटिकुलोसाइट्स जो है वो ज्यादा आने लगेंगे पेरिफेरी में। अगर आपको शुबह हो कि किसी को हेमोलिटिक एनीमिया हो रहा है तो
आप रेटिकुलोसाइट काउंट करा के उसे कंफर्म कर सकते हैं वो 3-4% आ रहा होगा। या दूसरी चीज़ ये होती है कि हेमोलिसिस ज़ाहिर हो रही है, तो हमने हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस जब पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था जब डिस्ट्रॉय होती है हीमोग्लोबिन तो कौन सा पिगमेंट बनता है, जब वो सब डिग्रेडेशन से ब्लूरिबिन बनता है। ब्लूरिबिन जो है वो एक्यूमुलेट अगर हो जाए, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, हैंडल ना हो, तो फिर वो म्यूकस मेम्ब्रेन में और स्किन में जो है ना वो स्टेन करने लगता है, एक्यूमुलेट होके येलोइश टिंज आने लगती है, यानी कि जॉन्डिस होने लगता है। ठीक है, तो वो जॉन्डिस आपको नजर आने लगेगा, लेकिन वो इतना सीवियर नहीं होता, हमेशा 3 to 4 मिलीग्राम पर डेसिलिटर ब्लूरिबिन ज़्यादा होता है, तो हेमोलॉजिक जॉन्डिस कहते हैं उसको। ये सब आप मेडिसिन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस वजह से फिर उनको येलोनेस स्किन में या स्क्लेरा में होने लगेगी। ठीक है, ऐसे भी पता चल सकता है आपको कि इसको हेमोलिटिक एनीमिया हो रहा है। Even though the number of red blood cells formed may be normal, but the lifespan of fragile red cell is so short that the cells are destroyed faster than they can be formed and serious anemia results. ठीक है, तो ये हेमोलिटिक एनीमिया हो गया। अब हेमोलिटिक एनीमिया में मैं आपको बता दूं, एक तो मैंने कहा हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस हो गया, जेनेटिक डिफेक्ट है जिसमें रेड ब्लड सेल बजाय इसके कि बाइकॉन्केव हो, सॉरी बाइकॉन्केव हो, बाइकॉन्वेक्स हो जाते हैं, तो वो जल्दी जल्दी डायबिटीज के दौरान टूटते रहते हैं। ठीक है, दूसरे सिकल सेल एनीमिया, उसमें जो है ना हीमोग्लोबिन जो हमारी नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन है वो है, आपको मैंने बताया था दो उसमें बीटा चेन होती है और 2 अल्फा चेन होती है। ठीक है, ये नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन होती है, लेकिन अगर ऐसी बीटा चेन हो जाए कोई अबनॉर्मैलिटी उनकी जेनेटिक कि वो लंबे क्रिस्टल्स बना दें नीडल शेप और प्रेसिपिटेट हो जाए आरबीसी के अंदर, तो वो तो उसको तोड़ देंगी, मतलब ये कि नीडल रप्चर कर देगी उसको, तो उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन एस। अगर उसको स्मीयर बना के देखें ना तो सिकल सेल्स रेड ब्लड सेल्स नजर आते हैं, उसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, तो उसमें भी हेमोलिसिस होगा, थैलासीमिया में भी हेमोलिसिस होगा, तो बहुत सारी चीजों में हेमोलिटिक एनीमिया होता है। ठीक है, एनीमिया अकॉर्डिंग टू द रेड सेल साइज और मीन सेल वॉल्यूम। अब ये तो अभी हमने जो क्लासिफिकेशन की है वो एनीमिया अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी, यानी कॉज क्या थी एनीमिया की। अब ये है एनीमिया, ये आना चाहिए आपको रेड सेल साइज के हिसाब से या मीन सेल वॉल्यूम एमसीवी जिसे कहते हैं उसके हिसाब से जो है क्लासिफाई होता है 3 चीजों में। नंबर 1 माइक्रोसिटिक एनीमिया, यानी कि 80 से अगर कम है मीन सेल वॉल्यूम फेमटोलीटर तो उसको माइक्रोसिटिक कहेंगे। अगर 80 to 98 तक है तो वो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी एनीमिया है, 8 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो जाहिर है एनीमिया तो है ना, तो उसको हम कहेंगे नॉर्मोसिटिक एनीमिया। और अगर 100 फेमटोलीटर से बड़ा हुआ आ रहा है आपको, आपने उसमें देखा सीबीसी की रिपोर्ट में, तो उसको हम कहेंगे मैक्रोसिटिक एनीमिया। ठीक है, 3 टाइप का हो गया, माइक्रोसिटिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक एनीमिया, नॉर्मोसिटिक एनीमिया। कॉजेज ऑफ माइक्रोसिटिक एनीमिया, अब अगर पेशेंट ने रिपोर्ट ला के आपको दिखाई, आपने लिख के दी थी उसको, भाई तुम्हारा सीपी करा के लाओ, वो लाया, उसमें 8 या 9 हीमोग्लोबिन है। ठीक है, तो आपने एमसीवी देखना है। एमसीवी आपने देखा कि उसके 64 है या 72 है या 75 है, तो ये सब कम है, तो कॉजेज आनी चाहिए ना, फिर आगे आपको क्या कहना है पेशेंट को कि क्या चीज करा के लेके आओ। ठीक है, तो कॉजेज ऑफ माइक्रोसिटिक एनीमिया, हमारे मुल्क में सबसे कॉमन माइक्रोसिटिक एनीमिया की कॉज है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी सबसे पहले सोचें, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है या फिर कोई उसको ब्लीडिंग हो जा रही है तो हो सकती है, तो सारी हिस्ट्री से हम वो कर लेते हैं कि शायद ये हो रहा हो। नंबर 2 थैलासीमिया, अब आयरन डेफिशिएंसी है मोस्ट कॉमन, लेकिन थैलासीमिया रेयर होता है, लेकिन फिर भी हो सकता है। नंबर 3 क्रॉनिक ब्लड लॉस है, उसको क्रॉनिक ब्लड लॉस जो आपको दिख नहीं रहा उसको हम कहते हैं ओकल्ट ब्लड लॉस, तो शायद वो हो रहा हो। तो आप सबसे पहले उस पेशेंट को, अगर सिनेरियो आपका आया इम्तिहान में कि एक पेशेंट आई है, उसको ब्रेथलेसनेस हो रही है, उसकी 30 ईयर्स एज है और उसको एमसीवी उसका 64 है, तो अब उसमें पूछा हुआ है सिनेरियो में कि अब आप क्या चीज कराएंगे उस पेशेंट की, तो जाहिर है सब क्या चीज कराएंगे, आयरन कराएंगे, पूरा आयरन प्रोफाइल कराते हैं, उसमें आयरन भी होता है, फेरेटिन भी होता है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी, अब आपने कराया, पेशेंट आएगा आपके पास लेके, उसका आयरन भी ठीक था, फेरेटिन भी ठीक था, टीआईबीसी भी बड़ी भी नहीं है, तो उसका मतलब उसको आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, जाहिर है फिर आप नेक्स्ट सोचेंगे थैलासीमिया। सबसे पहले मोस्ट कॉमन चीज को एक्सक्लूड करते हैं, फिर दूसरी चीज आप सोचते हैं, तो नेक्स्ट आप थैलासीमिया को करेंगे। थैलासीमिया
का कोई मतलब टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोई आपसे अभी नहीं पूछ रहा, आपसे सिर्फ इतना पूछेंगे कि भाई आयरन डिफिशिएंसी अगर एक्सक्लूड हो गई है तो फिर क्या चीज़ हो सकती है, थैलासीमिया हो सकता है, क्रॉनिक ब्लड लॉस हो सकती है। फिर ये मेडिसिन में आगे जाके आप पढ़ेंगे कि उसको आप कैसे आप इसको सारी चीज़ें को देखेंगे। कॉजेज ऑफ मैक्रोसिटिक एनीमिया। अब मैक्रोसिटिक अभी मैंने आपको बता दिया, मैचुरेशन फेलियर एनीमिया है। अगर डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पा रही है, दो चीज़ें आपको उसके लिए चाहिए, तीन चीज़ें। एक तो है क्या, विटामिन B12, दूसरा फॉलिक एसिड, तीसरा इंट्रिंसिक फैक्टर। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हो सकता है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हो सकता है, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से हो सकता है, लीडिंग टू पर्नीशियस एनीमिया। अब विटामिन B12, फॉलिक एसिड वो तो आप ब्लड में करा सकते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर ऐसी चीज़ नहीं कि ब्लड में आपने लिख के दे दिया। उसके लिए फिर एब्जॉर्प्शन के टेस्ट होते हैं कि एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है, लंबे चौड़े टेस्ट है, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 का टेस्ट अगर कराना तो उसके कहते हैं क्या, शिलिंग टेस्ट, SCHILLING, शिलिंग टेस्ट। मैं इसलिए बता रही हूँ कि एक दफा ना BDS के स्टूडेंट से फर्स्ट ईयर के, और ये ध्यान में ये सवाल आता था कि उन्होंने शिलिंग टेस्ट पूछ किया था। अब जाहिर है कि ये जो अपनी हमारी बुक है गाइडन, उसमें नहीं लिखा हुआ है शिलिंग टेस्ट, लेकिन शायद MBBS का भी पेपर बनाते हैं ना, तो वो उन्होंने आपको भी बना के दे दिया। तो मेरे हाल में अगर बना दिया तो आपको याद रखना चाहिए मैंने आपको बता दिया शिलिंग टेस्ट जो है वो विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर की एब्जॉर्प्शन यानी कॉम्बिनेशन हुई है या नहीं हुई है उसको देखने के लिए होता है। बस इतना याद रखें। और किस तरह से होता है तो डॉक्टरों को भी नहीं पता होगा, उनको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आपके पढ़ लेंगे अगर आप MBBS डॉक्टर बनना है। BDS के लिए अभी इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो अच्छा, अब मैक्रोसिटिक अगर मैंने देखा एनीमिया तो मैं ये नहीं उसको डिस्टिंग्विश कर सकती कि फॉलिक एसिड कम है या B12 कम है। जब भी मैं लिखूंगी दोनों चीज़ें साथ लिखूंगी, ठीक है। फिर पेशेंट आएगा और अगर विटामिन B12 कम है तो उसको रिप्लेस कर दें, और अगर वो कम है फॉलिक एसिड तो अच्छा। दूसरी चीज़ हिस्ट्री होती है। अब थर्ड ईयर में जाएंगे आप हिस्ट्री लेना सीखेंगे तो आपको भी डाइट की हिस्ट्री लेनी होगी ना। अगर आयरन डिफिशिएंसी आ रही है, पूछे गोश्त वगैरह खाते हैं, आपको सोर्सेज पता होने चाहिए। रेड मीट हो गया, ऑर्गन मीट हो गया, और इन सब चीज़ों में आयरन होता है। इसी तरह जो एनिमल ओरिजिन है ना, उसमें विटामिन B12 होता है, यानी गोश्त में होगा, मुर्गी में होगा, मछली में होगा, दूध में होगा, अंडों में होगा, मक्खन में होगा, दही में होगा, इन सब चीज़ों में। पेशेंट से पूछ लें अगर वो नहीं खा रहा है तो आपको एक आइडिया मिल सकता है कि भाई शायद डाइटरी डिफिशिएंसी उसको हो रही है। फॉलिक एसिड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है। अगर पेशेंट जो है सब्जी नहीं खा रहा है तो भी हो सकता है उसको, ठीक है। तो आप हिस्ट्री से सजेस्ट करें। जैसे हिंदू होते हैं तो वो वेजिटेरियन वेगन होते हैं ना, तो उनमें विटामिन B12 कम हो सकता है, फिर उनको रिप्लेसमेंट लेनी चाहिए। और कॉजेज ऑफ नॉर्मोसिटिक एनीमिया, यानी कि नॉर्मोसिटिक उसके जो FGV है वो नॉर्मल आ रही है लेकिन एनीमिया है, तो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक, कोई भी क्रॉनिक डिजीज जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, SLE हो गया, रीनल फेलियर हो गया, उन सब में ना क्रॉनिक डिजीज का एनीमिया हो सकता है। अगर डिजीज आप ट्रीट कर देंगे, इसमें ना आयरन चाहिए ना वो चाहिए, तो क्रॉनिक डिजीज का है तो आप डिजीज प्राइमरीली आप ट्रीट करेंगे तो एनीमिया ठीक हो जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस हो गई। इंट्रिंसिक फैक्टर एंड पर्नीशियस एनीमिया मैंने अभी आपको बता दिया, बहरहाल इसमें जो लिखा है पढ़ देती हूँ। इंट्रिंसिक फैक्टर्स is secreted by parietal cell of gastric mucosa. Intrinsic factor is required for binding with vitamin B12 so that it can be absorbed from intestine. If vitamin B12 is adequate but intrinsic factor is lacking due to disease of the stomach, then vitamin B12 cannot be absorbed from intestine, leading to macrocytic anemia, which is known as pernicious anemia. सिर्फ इस वाले मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को हम pernicious कहेंगे, बाकी किसी को नहीं कहेंगे, ठीक है। अब आपको आना चाहिए भाई एनीमिया के इफेक्ट क्या होते हैं हीमोडायनेमिकली, यानी कि फंक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या इफेक्ट होगा एनीमिया का। द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड एंटायरली डिपेंड्स ऑन ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो अगर एनीमिया हो रहा है यानी कि सेल का नंबर ही कम हो रहा है तो विस्कोसिटी उसकी बढ़ जाएगी, तो सॉरी विस्कोसिटी उसकी कम हो जाएगी। इन सीवियर एनीमिया द ब्लड विस्कोसिटी में फॉल एज लो एज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ वाटर रादर देन नॉर्मल वैल्यू ऑफ 3। नॉर्मली 3 होती है हमारे ब्लड की विस्कोसिटी, लेकिन अब एनीमिया में, सीवियर एनीमिया में 1.5 हो सकती है। This decreases the resistance to blood flow in peripheral blood vessel so that far greater than normal quantities of blood flow through the tissues and return to the heart, thereby
ग्रेटली इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, यानी कि ब्लड की विस्कोसिटी कम हो गई है तो वो और गश करके जाएगा, वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा, वीनस रिटर्न से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कार्डियक आउटपुट। अब हम सीवीएस में पढ़ेंगे तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी, ठीक है। मोर ओवर हाइपोक्सिया रिजल्टिंग फ्रॉम द डिमिनिश्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय द ब्लड कॉजेज पेरिफेरल टिश्यू ब्लड वेसल टू डायलेट। अभी हम आगे पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कि जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल का सबसे बड़ा काम है कि वो ऑक्सीजन कैरी कर रही है और ऑक्सीजन को टिश्यू में लेके जा रही है, तो कम हो गया अगर सेल तो ऑक्सीजन ही कम हो गई है। तो पेरिफेरल टिश्यू जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है मेटाबॉलिज्म के जरिए ऐसे मेटाबोलाइट बनाता है जो वेजोडाइलेटेशन करती हैं, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। वेजोडाइलेटेशन कर रही है तो और इंक्रीज हो रही है कि ब्लड जल्दी जल्दी उसमें भरे, इन द रिटर्न ऑफ ब्लड टू द हार्ट एंड देयरबाय इंक्रीजिंग द कार्डियक आउटपुट। तो दो चीजें हैं, एक तो वैसे ही वीनस रिटर्न बढ़ा हुआ है और दूसरे वेजोडाइलेटेशन हो गई तो और गश करके ब्लड आएगा तो ब्लड मतलब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी, दिल जल्दी जल्दी धड़केगा ताकि वो जितना ब्लड आ रहा है उसको पंप कर सके, तो हार्ट फेलियर का चांस होता है, कार्डियक फेलियर का चांस होता है, ठीक है। Thus, one of the major effects of anemia is greatly increased cardiac output as well as increased pumping workload on the heart. जाहिर बात है कि इतना ज़्यादा ब्लड आ रहा है, विस्कोसिटी उसकी कम हो गई है, तेज़ी के साथ आ रहा है और डायलिटेशन भी हुई है पेरिफेरल ब्लड में, तो वर्कलोड बहुत बढ़ जाएगा, हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ड्यूरिंग एक्सरसाइज विच ग्रेटली इंक्रीजेस टिश्यू डिमांड। अब अगर एक्सरसाइज करने लगे कोई ऐसा बंदा जिसके एनीमिया हुआ है तो वो तो फिर जब एक्सरसाइज करेगा उसको ज़्यादा हीमोग्लोबिन चाहिए होगी, तो फॉर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए तो एक्यूट कार्डियक फेलियर हो सकता है उसको, मेंस, ठीक है। अब देखें अगर ऐसी कंडीशन में एनीमिया है, सीवियर एनीमिया, तो हम कहेंगे भाई ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दो। अब 1-2 पिंट अगर आपने ट्रांसफ्यूज करना है तो आप क्या कर रहे हैं, आप सोचें तो, मतलब ब्लड पहले ही उसका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज है, वीनस रिटर्न उसका बढ़ा हुआ है, वैसे उसकी डायलेट हुई हुई है, आपने जी धड़ाधड़ 3 ब्लड एक ही दिन में अगर लगा देंगे ओल्ड ब्लड, पेशेंट का क्या हाल होगा, उसको तो कार्डियक फेलियर हो जाएगा। और ये हो रहा होता है। हमेशा स्लो ट्रांसफ्यूजन इज रिक्वायर्ड और पैक्ड सेल, प्लाज्मा उसमें से निकाल दें भाई, पैक्ड सेल देते हैं, स्लो देते हैं, दिन में एक ही आप दें, और फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो लेसिक्स के साथ देते हैं ताकि उसका कार्डियक फेलियर ना हो जाए, ठीक है। और चेस्ट ऑस्कल्टेट करते रहना चाहिए, या आप जब 3rd ईयर में मेडिसिन पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ पढ़ें। पॉलीसाइथीमिया वेरा, अच्छा सॉरी, पॉलीसाइथीमिया तो देख लें पहले। अब एनीमिया हमारा पूरा खत्म हो गया, हमने इफेक्ट ऑफ एनीमिया भी देख लिया। अब जो है ना पॉलीसाइथीमिया देखें। पॉलीसाइथीमिया का मतलब है इंक्रीज इन द रेड ब्लड सेल्स इन द होल ब्लड, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स ज्यादा बन रहे हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। अब नंबर 1 2 टाइप का होता है, एक सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, ये फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया भी कहलाता है, और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया, उसका नाम है पॉलीसाइथीमिया वेरा। तो पहले देख लो फिजियोलॉजिकल क्या है। व्हेनेवर टिश्यू बिकम हाइपोक्सिक बिकॉज ऑफ टू लिटिल ऑक्सीजन इन द ब्लड एयर such as high altitudes or because of failure of oxygen delivery to the tissue such as in cardiac failure, the blood forming organs automatically produce large quantities of extra red blood cells. This condition is called secondary polycythemia and the red cell count commonly rises to 6 to 7 million per millimeter cube, about 30% above normal. अब सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया कब हो रहा है, जब भी टिश्यू हाइपोक्सिक होंगे, यानी कि टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होगी, जैसे हाई एल्टीट्यूड है वहाँ पे ऑक्सीजन कम है तो लोगों का एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा बनता है, उनको कोई बीमारी नहीं होती, उनका एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा बनता है। जैसे पहाड़ों पे लोग रह रहे हैं, चित्राल और हिमालय और इस तरफ के लोग, और जो पहाड़ी इलाके में होते हैं तो उनके कितने पिंक पिंक गाल होते हैं, कश्मीर वगैरह की वादियों में ना, खूबसूरत होते हैं। तो जाहिर है कि उनमें पॉलीसाइथीमिया हो रहा होता है, वो क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर पहाड़ों में कम होती है तो उनके ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं, उनकी थोड़ी सी वो ज़्यादा होती है। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो आपको दे दिया है इम्तिहान में, जो आते हैं BDS में भी आते हैं BBS में भी, तो आपको आने चाहिए, इसलिए कि अगर उन्होंने बता दिया कि कोई मेल है या फीमेल है, वो हाई ऑल्टीट्यूड में रह रही है पहाड़ी इलाके में, और उसकी हीमोग्लोबिन जो है वो उन्होंने क्या मतलब 16 आई है ग्राम पर डेसिलीटर, और उसके जो है 6.5 मिलियन, या उसकी हेमाटोक्रिट बढ़ी हुई है, तो ये रिपोर्ट नॉर्मल है या एबनॉर्मल?
अगर बता दिया उन्होंने कि वो पहाड़ी इलाके में रह रही है तो ये तो रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएगी ना उसकी, क्योंकि उसको सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हुआ है। लेकिन अगर बगैर हाइपोक्सिया के रेड ब्लड सेल्स बढ़ने लगे इररिस्पेक्टिव ऑफ हाइपोक्सिया, तो फिर उसको कहते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा। अब देखें 10 अच्छा पहले इसी को देख लें, देखे थे ना आगे। तो वो इररिस्पेक्टिव ऑफ हाइपोक्सिया अगर रेड ब्लड सेल्स बढ़ने लगे तो फिर वो पॉलीसाइथीमिया वेरा कहलाएगा, जो पैथोलॉजिकल होता है। अब क्या है उसकी वजह? अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन of hemocytoblastic cells to form red cells due to genetic aberration। अब ये जो है ना जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो गई है किसमें? बोन मैरो के जो पूरी पोटेंशियल स्टेम सेल्स जो इरिथ्रोसाइट कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है ना उसकी, और वो फिर स्टेम सेल ज्यादा आरबीसी बनाने लगे और अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन हो रही है उसको फिर कहते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा। The red blood cell count may be 7 to 8 million per millimeter cube and the hematocrit may be 60 to 70% instead of normal 40 to 45%। As a result, blood volume is also increased। जाहिर बात है कि blood volume भी बढ़ जाएगा। The entire vascular system becomes intensely engorged। क्यों? And many capillaries become plugged by the viscous blood as much as 10 times that of water। अब इसमें तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि रेड सेल इतने ज्यादा हो गए हैं कि प्लाज्मा में कमी हो गई, तो वाटर से भी 10 टाइम्स उसकी बढ़ जाएगी विस्कोसिटी। अब जब विस्कोसिटी बढ़ेगी तो ब्लड स्लगिश फ्लो हो जाएगा उसका। जहां पे भी हमें पता है हमने स्लगिश फ्लो होता है तो क्लॉटिंग का खतरा होता है। जब भी ब्लड फ्लो स्लगिश होता है तो क्लॉटिंग हो सकती है उसमें, ठीक है। तो एंगॉज्ड हो जाएगा पूरा वेस्कुलर सिस्टम। इफेक्ट क्या होते हैं? अब जैसे हमने इफेक्ट देखा एनीमिया में, तो क्या हो रहा था? मतलब ये कि विस्कोसिटी कम हुई भी थी और वीनस रिटर्न बढ़ रहा था, पेरिफेरल रेजिस्टेंस रिड्यूस हुई भी थी, ब्लड फ्लो बढ़ रहा था, ठीक है। इसमें क्या होगा? इफेक्ट्स ऑफ पॉलीसाइथीमिया बिकॉज ऑफ ग्रेटली इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड इन पॉलीसाइथीमिया, ब्लड फ्लो थ्रू द कैपिलरी इज वेरी स्लगिश होता है, तेजी से उसमें जा रहा था। एनीमिया में इसमें बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। इंक्रीज विस्कोसिटी डिक्रीजेस द रेट ऑफ वीनस रिटर्न टू द हार्ट। अब इसमें तो कार्डियक आउटपुट कम होनी चाहिए थी लेकिन नहीं होती कम। क्यों? कन्वर्सली द ब्लड वॉल्यूम इज इंक्रीज विच टेंड टू इंक्रीज वीनस रिटर्न, यानी कि नॉर्मल की तरफ ले आएगा वो, क्योंकि वॉल्यूम ही पूरा इंक्रीज हो जाएगा। Actually, the cardiac output in polycythemia is not far from normal because these two factors neutralize each other। एक तो स्लगिश वीनस रिटर्न हो रहा था, लेकिन चूंकि रेड ब्लड सेल ज्यादा थे तो ज्यादा प्लाज्मा बनने लगा, तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तो उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया और जो वीनस रिटर्न था वो नॉर्मल हो गया, तो कार्डियक आउटपुट भी नॉर्मल हो गया, ठीक है। इसमें दूसरी चीजें होंगी, स्लगिशनेस की वजह से, स्टेसिस की वजह से थ्रोम्बोसिस हो सकता है, पेशेंट को हेडेक हो सकते हैं, ब्लरी विजन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, इस टाइप की चीजें होंगी, ठीक है। वो आप मेडिसिन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अब ये समझ में आ गया, बहुत अच्छे से आप इसको समझ लीजिए। सारे जितने भी एमसीक्यूज आएंगे, जो भी सवाल आएगा और पी में जो भी सिनेरियो आएंगे, वो सब आप कर लेंगे अगर आपने ये अच्छी तरह समझ लिया, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है। ओके ओके, टेक केयर, थैंक यू, खुदा हाफिज़।